अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की घटनाएं दुनिया भूली नहीं है। उनकी छवि एक तुनक मिजाज, बेधड़क और बिंदास वर्ल्ड लीडर की रही है। वो दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन है। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब क्या होगा। क्या रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे? क्या रूस और यूक्रेन युद्ध पर फुल स्टॉप लगेगा या यूक्रेन को नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी? चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या होगी? क्या चीन को दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप विलन मानेंगे? दुनिया में उभरते भारत को ट्रंप नए आयाम पर ले जाएंगे और उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? ईरान पर भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या होगा? इस पर दुनिया भर की नजर रहेगी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे। इसके साथ ही शुरू होगा इन सवालों का जवाब कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से वर्ल्ड ऑर्डर और डिप्लोमेसी पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी आपने जो सवाल देखे, आइए अब उसका इशारों में जवाब देखिए। ये जवाब आया है वॉशिंगटन डीसी से 5000 किलोमीटर दूर मॉस्को से, और जवाब दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर 2 दिन चुप रहने के बाद पुतिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहादुर नेता हैं, वो ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर बात करने के लिए तैयार है। पुतिन के मुंह से ट्रंप के लिए बहादुर शब्द निकलना, ये कहना कि वो ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का यह कहना कि वो युद्ध को रोक देंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनका ये कहना कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में ही वॉर रुकवा देंगे। आखिर इन बातों का क्या मतलब है? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहले से कोई सेटिंग है? इस राज को समझने के लिए हमें कुछ स्थितियों पर गौर करना पड़ेगा। अमेरिका और रूस रिश्तों का आखिर लेखा जोखा है क्या? यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस के साथ रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। बाइडेन के समय रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की भरपूर सैनिक मदद की और बीते करीब 2.5 साल में, यानी कि युद्ध काल में, अमेरिका अब तक यूक्रेन को $10 अरब की सहायता दे चुका है। इसलिए ये बात तय है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति का ऐलान करने वाले ट्रंप अब यूक्रेन की आर्थिक मदद पर रोक लगाएंगे। आर्थिक मदद कम होने से युद्ध में यूक्रेन की स्थिति भी और कमजोर होगी। वो जंग खत्म करने के लिए मजबूर दिखाई देगा। आलम तो ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान भी नहीं संभाली है कि राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो थोड़े थोड़े मजबूर दिखने लगे हैं। उनका सबसे ताजा बयान है और काफी बड़ा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का न्यायपूर्ण अंत होना चाहिए और युद्ध के जल्दी अंत का मतलब है कि यूक्रेन को नुकसान। यानी कि जो ज़ेलेंस्की अब तक बाइडेन की शय पर युद्ध में महाशक्ति रूस से उलझ रहे थे, टकरा रहे थे, उनके तेवर थोड़े तो ढीले हो ही गए हैं। अब वो यूक्रेन रूस वॉर का न्यायपूर्ण अंत चाहते हैं। मतलब अमेरिका में हवा बदली, सरकार बदली और उधर ज़ेलेंस्की की हवाइयां उड़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं कांटा है तो वो है ज़ेलेंस्की का। 2 महाशक्तियों की मर्जी के बीच ज़ेलेंस्की की हालत क्या होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। बिना अमेरिका की मदद के जंग के मैदान में यूक्रेन की ताकत 0 है। ऐसे में वॉर फ्रंट पर यूक्रेन का नुकसान तय है। और ये कैसे होगा, ये हमने आपको 6 नवंबर को परवाह देश की में ही दिखा दिया था। बहरहाल हमारा मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा। उसका एक ट्रेलर आज देखने को मिला जिसके केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आपके सामने जो तस्वीर है उसके केंद्र में है मोदी। ऐसा हमने जानबूझकर दिया है। पुतिन कह रहे हैं भारत दुनिया की महाशक्तियों की सूची में शामिल होना ही चाहिए, वो उसका हकदार है। इसके लिए उन्होंने तर्क क्या दिए? ये तारीफ इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात की है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये कह दिया है कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। उन्होंने रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कहा था कि दुनिया को युद्ध के बजाय बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। हर मंच पर पुतिन ने नरेंद्र मोदी की बातों में हामी भरी। राष्ट्रपति पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी में निजी केमिस्ट्री भी है। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है। इसकी बात
हैरानगी ये है कि इधर ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए और उधर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फोन पर बात हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया और साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया चाहती है। हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप और मोदी की तिकड़ी के कारण दुनिया की सत्ता का समीकरण बदलेगा। कई जगह सिंहासन डोलेंगे। बारूद के बजाय अब दुनिया कूटनीतिक बातों के सहारे चलेगी। कैसे? अब ये आपको बताते हैं। ऊपर हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यानी 3 नेताओं की तिकड़ी के कारण दुनिया की सत्ता का समीकरण बदलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन और जिनपिंग का अब क्या होगा। सवाल अहम इसलिए क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए चीन के साथ टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर पहुंच चुकी थी। पहले कार्यकाल में ट्रंप का आरोप था कि चीन का माल अमेरिका आता है तो अमेरिका की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम वसूलती है, जबकि जो माल अमेरिका से चीन जाता है उस पर चीन बहुत भारी भरकम टैक्स लगा देता है। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। उन्होंने ये तक कहा कि टैरिफ यानी कि टैक्सेस सबसे खूबसूरत शब्द है और इसीलिए ये टैरिफ वॉर शुरू हो गया। चीन की नकेल कसने के लिए साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी बढ़ाने की पहल की। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा रोकने के लिए ट्रंप इस बार भी क्वाड को एक्टिव कर सकते हैं। फिर कोरोना को लेकर के भी ट्रंप चीन पर काफी हमलावर रहे हैं। उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस तक कहा था। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप आएंगे तो क्या चीन के साथ उनकी पुरानी कड़वाहट दूर हो जाएगी। अगर दुनिया सोच रही है कि ट्रंप 2.0 4 साल पहले यानी पहले कार्यकाल की परछाई होगा तो वो गलत है। अमेरिका चीन के संबंध बेशक तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन बीजिंग के थिंक टैंक से जो सिग्नल मिल रहा है वो चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट्स से लेकर चीन के विशेषज्ञ तक मान रहे हैं कि चीन के लिए ट्रंप 2.0 से डील करना थोड़ा आसान होगा। चीन की ऐसी सोच है कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट दोनों उसके लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति से चीन को फायदा होगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति में ट्रंप बाहरी दुनिया की कलह से दूर हो जाएंगे, मतलब दूसरे देशों के मसले से अमेरिका खुद को दूर कर लेगा। नतीजा ये कि चीन को एशिया पैसिफिक और बाकी जगहों पर पांव पसारने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या चीन अमेरिका के रिश्ते से तनाव का दूर होना भारत के लिए चिंता का सबब होगा? अब हम जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बेशक ट्रंप से भारत के अच्छे रिश्तों का चीन पर अधिक असर होगा, लेकिन रूस भारत की दोस्ती चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इसकी एक झलक हम ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान देख चुके हैं। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस टकराव के बाद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते कठिन दौर में पड़ गए। शीर्ष स्तर पर बातचीत बंद थी, लेकिन करीब 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। 4 साल में पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद एलएसी पर सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राज शुरू होने से पहले की स्थिति है, लेकिन अब भारत के एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका चीन की मुसीबत का कारण बन सकता है। भारत की तरफ उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं बेमानी हो सकती हैं। फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी ब्रिक्स को मजबूत अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का इरादा रखते हैं। ऐसे में वो चीन को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहेंगे जिससे तनाव का माहौल कायम हो। रूस और अमेरिका के कारण भारत को लेकर चीन भले ही बैकफुट पर आ जाए, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कि दुनिया की कई ऐसी जगह हैं जहां चीन की महत्वाकांक्षाएं जोर मारेंगी। ताइवान पर कब्जे को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव संभव नहीं है। इसी तरह साउथ चाइना सी में भी चीन अमेरिका की एंट्री का जवाब देगा। अपनी सुरक्षा के लिए चीन अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इस कड़ी में वो 2030 तक 1000 एटम बम से लैस हो जाएगा, जो दुनिया में सबसे अधिक होंगे। चीन ने अमेरिका और रूस को टक्कर देने के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर का निर्माण भी कर लिया है।
ये तो थी बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी। दरअसल चीन को अमेरिका और रूस की तरह सुपर पावर बनना है। इसके लिए वो आए दिन नए नए हथियारों की भी नुमाइश करता है। इस कड़ी में चीन ने अपने एडवांस रडार को दुनिया को दिखाया है। ये रडार अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी चीन का ये रडार किसी भी स्टेल्थ विमानों को ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। ये मोबाइल रडार है जिसकी पहली तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। आदत के मुताबिक चीन ऑफेंसिव तो रहेगा, लेकिन कंट्रोल में। हर मौके पर चीन को रूस का साथ भी मिलेगा, लेकिन दुनिया का एक सेंटर ईरान भी है। ट्रंप और ईरान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। इधर पुतिन ईरान का खुलकर समर्थन करते हैं। अब सवाल है कि ट्रंप पुतिन के अच्छे रिश्तों के बीच ईरान के अच्छे दिन आएंगे। क्या वो एटम बम विकसित कर लेगा? क्या वो इजराइल को सबक सिखा पाएगा? इस सवाल का जवाब ट्रंप के पहले कार्यकाल में छिपा है। डेमोक्रेट बराक ओबामा सरकार के राज में ही 2015 और 2016 में ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी। तो क्या ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा? क्या उसे रूस की मदद मिलने में भी दिक्कत आएगी? इस सवाल का जवाब यूं समझिए कि ट्रंप ईरान को परमाणु बम बनाने से हर कीमत पर रोकेंगे। इस समय ईरान कच्चे तेल का आयात चीन को करता है। ईरान का करीब 60% तेल चीन को बेचा जाता है। ट्रंप इस ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह ईरान के आय स्रोत को भी ट्रंप रोकने की कोशिश करेंगे। इससे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर नकेल कसेगी। हूथी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन ईरानी मदद के बिना कमजोर हो जाएंगे। अभी अक्टूबर महीने में ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी ईरान नीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा, जब मैं राष्ट्रपति था तो ईरान के पास पैसे नहीं थे। मैं उनके साथ डील करता और परमाणु हथियार नहीं बनाने देता। मैं देख रहा था कि ईरान क्या कर रहा है, इसीलिए मैं बेवकूफी की डील रद्द कर दी। बाइडेन ईरान पर प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह से विफल रहे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी का ईरान पर स्टैंड एकदम क्लियर है। ईरान का पैसा रोको, इससे मिडिल ईस्ट की समस्या दूर हो जाएगी। याद कीजिए, जब 2017 से 21 के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनके ही राज में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। सुलेमानी की हत्या के पीछे इजराइल का हाथ बताया जाता है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए इजराइल को खुली छूट दी थी। यानी अगर ट्रंप आए तो ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए इजराइल को खुली छूट मिलेगी। सोचिए, ये मिडिल ईस्ट के लिए कितनी विस्फोटक स्थिति है। ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसे समय में जब इजराइल और ईरान एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, ऐसे समय में जब ईरान के प्रॉक्सी चारों तरफ से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, इजराइल के लिए इस मुश्किल वक्त में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक लगा के बैठा है। ईरान पर इजराइल अटैक करना चाहता है, लेकिन बाइडेन खुलकर इसकी इजाजत नहीं दे रहे। मतलब अब तक ईरान पर इजराइल का लिमिटेड अटैक हुआ है, लेकिन नेतन्याहू फ्री हैंड चाहते हैं। इजराइल को अब उम्मीद है कि ट्रंप आएंगे तो यही फ्री हैंड उनको मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के इक्वेशन और भारत और चीन की एक्टिव मौजूदगी के कारण दुनिया का जो समीकरण बदलेगा, उसका कंक्लूजन कुछ इस तरह होगा। दुनिया में बारूदी युद्ध में कमी आएगी। बड़े देश टकराव की बजाय कूटनीति की टेबल पर बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया युद्ध विहीन हो जाएगी, यानी कि सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। युद्ध होंगे, लेकिन टारगेटेड होंगे। गाजा और हिजबुल्लाह पर इजराइल के अटैक में कमी आएगी। सीरिया जैसे देशों में इजराइल का अटैक जारी रहेगा, जिसे अमेरिका का समर्थन भी मिलेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी पूरा होने में देरी हो सकती है, और यही अगले कुछ दिनों का नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। जिहादियों की मसीहा बन गई है बांग्लादेश की सेना। अब खुलेआम हिंदुओं पर हिंसा की जा रही है, ना सिर्फ कट्टरपंथियों द्वारा, पर बांग्लादेश की सेना भी अब इसमें शामिल हो गई है। किस तरीके का अराजकता का माहौल है, वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी लूटपाट की गई, और अब तक अल्पसंख्यक जिस
पुलिस और सेना पर सुरक्षा के लिए नजरें टिकाए बैठे थे, जिनसे सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पिछले 3 दिनों में बांग्लादेश में वही सेना, वही पुलिस उनके खिलाफ हो गई। अब साफ है कि वहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इस रिपोर्ट में बीते 3 दिन से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आप खुद देखिए। ये बांग्लादेश के चटगांव का हजारी गली इलाका है। यहाँ 25,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। बीते 3 दिनों में बांग्लादेश के इन हिंदुओं पर सितम की हर सीमा पार हो गई। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सेना और यहां तक कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी हजारी गली इलाके के हर घर में घुसकर हिंदुओं को दुश्मन की तरह ढूंढ रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां कट्टरपंथी भूखे भेड़ियों की तरह निहत्थे हिंदुओं का शिकार करने निकले हैं और बांग्लादेश की सेना AK-47 के जोर पर हिंदुओं पर ऐसी ज्यादती कर रही है जो कल्पना से भी परे है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश की सेना हिंदू बस्तियों में दाखिल होती है और फिर उन्हें जो मिलता है उसे लहूलुहान कर देती है। चटगांव के हिंदू मोहल्ले हजारी गली से आया ये वीडियो रूह कपा देने वाला है। गली में मोहम्मद यूनुस की सेना तैनात है। अचानक गोलियां चलने की आवाज आई और जान बचाने के लिए लोगों की भीड़ बदहवास होकर बाहर की तरफ भागने लगी। अंदर निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चल रही थी। वो जान बचाने के लिए गली में बाहर की तरफ दौड़े तो मोहम्मद यूनुस की सेना ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। चप्पलें पीछे छूट गए। दहशत में लोग नंगे पैर ही भागे, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने हजारी गली के हिंदुओं पर कोई रहम नहीं दिखाया। बांग्लादेश की सेना ने निहत्थे और नंगे पैर दौड़ते हिंदुओं का पीछा किया। उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को घेर कर पीटने और सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद वीडियो में सिर्फ लाठियों की आवाज और चीखें सुनाई। लेकिन हिंदुओं को लहूलुहान करके यूनुस की सेना का मन नहीं भरा। कुछ देर बाद दमन का दूसरा चक्र शुरू हुआ। कट्टरपंथियों के बाद सेना और पुलिस ने हिंदुओं के घर घर जाकर सुनिश्चित किया कि कहीं कोई जान बचाने के लिए छुपकर तो नहीं बैठा है। गली में लगे CCTV कैमरे पर तारीख दिख रही है 5 नवंबर 2024 और वक्त है रात 10:18। बांग्लादेश की सेना के 3 जवान एक निहत्थे शख्स को लाठी से पीटते हुए बाहर निकले। फिर एक वापस गली की तरफ मुड़ा। हाथ में डंडा लिए नीली टी-शर्ट और जीन्स पहना एक शख्स एक महिला को खींचता हुआ वहां से निकला और सेना के जवान ने उस शख्स से कुछ नहीं कहा। कुछ देर गली में खामोशी रही, लेकिन 10:19 और 15 सेकंड पर बांग्लादेश की सेना एक और शख्स को कॉलर पकड़कर बाहर लाती हुई दिखाई दी। जिस शख्स को खींच कर लाया जा रहा है वो लहूलुहान दिख रहा है और उसने सफेद बनियान पहनी है। साफ है कि उसे कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं दिया। रात भर यही तांडव चलता रहा।
बाहर लाकर इन लोगों के साथ क्या हुआ, गली के बाहर की तरफ भागे लोगों के साथ क्या हुआ, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से इस वीडियो के साथ आ रही आवाज सुननी होगी। लाठीचार्ज और लोगों के चीखने की यह आवाज दिल दहला देने वाली है। जो घरों में थे सिर्फ उन्हें ही नहीं पीटा गया। चटगांव के हजारी गली में हिंदू सुनारों की दुकान सील कर दी गई। हिंदुओं के मेडिकल स्टोर पर भी ताले डाल दिए। पटुआखाली में 21 हिंदू परिवारों की जमीन जब्त कर ली, क्योंकि मकसद सिर्फ हिंदुओं को पीटना और टॉर्चर करना नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, सेना और पुलिस का मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में ऐसा खौफ भर देने का था, जिसके बाद वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोचने से भी डरने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चार अगस्त के बाद से हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले बांग्लादेश में हो चुके हैं, पर जो अब ताजा तस्वीरें चित्तगोंग से आ रही हैं वो किसी को भी डरा देंगी। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के कट्टरपंथी संगठन ने चित्तगोंग में एक रैली निकाली और उस रैली में पोस्टर के साथ नारे लगाए गए कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनको ढूंढ करके मार दिया जाए। बीते 3 दिन से बांग्लादेश की सेना हिंदुओं के मोहल्लों में दाखिल होकर जो दमन कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर टॉर्चर के सिर्फ कुछ ही वीडियो सबूत बाहर आ पाए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सेना, पुलिस और कट्टरपंथियों का त्रिकोण पूरी तैयारी के साथ न सिर्फ चुन चुनकर हिंदुओं पर टॉर्चर कर रहा है, बल्कि इस दमन का सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश में यूनुस की सेना महापाप कर रही है और किसी चोर की तरह इस पाप के सबूत छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही है। बाकायदा सेना के अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी को भंग कर दो, यानी सीसीटीवी को तोड़ दो। बांग्लादेश की सेना हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार कर रही है और उसका सबूत छिपा रही है। रात में घरों से हिंदुओं को निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और दिन दहाड़े उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर खींचकर गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश की सेना का ये दमन सिर्फ चटगांव की हजारी गली में हिंदुओं के घरों और दुकानों में ही नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हालात इतने नारकीय हो गए हैं कि रैन बसेरों तक से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये दमन सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाने के लिए नहीं हो रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हिंदुओं की हर आवाज को खामोश करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बांग्लादेश में रह रहे 1,35,00,000 हिंदू अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठाएं, प्रदर्शन करें, यूनुस सरकार से सवाल करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबरें बनें। Justice, justice, we want justice, 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 we want justice. बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बुधवार को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने चटगांव में इस्कॉन मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की, हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी
इससे पहले इस्कॉन संस्था को लेकर कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की और हिंदुओं को धमकी दी। हिंदू संगठनों ने कट्टरपंथियों की इस धमकी का विरोध किया और ढाका के शहीद मीनार तक रैली निकालकर मोहम्मद यूनुस की सरकार से हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। हिंदुओं की ये रैली कैसी थी, उनका विरोध प्रदर्शन कैसा था, अभी ये भी देख लीजिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की ये एकजुटता पसंद नहीं आई। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को हर बार की तरह एक बार फिर सुरक्षा का झूठा आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें सुरक्षा किस तरह दी जा रही है, ये बांग्लादेश से आ रहे वीडियो सबूतों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच ऐसा खौफ फैला है कि वो अपने धार्मिक प्रतीकों तक के साथ नहीं चल सकते। कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में नारे लगा रहे हैं कि जिसके भी हाथ में लाल धागा यानी कलावा देखेंगे उसे तुरंत भारत में भेज दें। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गए हैं क्योंकि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हर उस अपराध की माफी दे रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त को शेख हसीना के घर में उपद्रव और लूटपाट करने वालों को भी माफ कर दिया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए। दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदुओं के घरों और दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन अपराधों को दबाने और दुनिया से छुपाने में लगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के साथ हो रहे अपराधों को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भारत में रह रही मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने देश बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा को लेकर एक बड़ी बात कही। अपने देश से निर्वासन झेल रही तस्लीमा का कहना है कि चटगांव के हजारी लेन में सेना और पुलिस ने मिलकर रात के अंधेरे में हिंदुओं पर अत्याचार किया, क्योंकि उस्मान मोल्ला नाम के एक कट्टरपंथी शख्स ने फेसबुक पर इस्कॉन के खिलाफ कुछ पोस्ट किया और फिर कुछ हिंदुओं ने उसकी दुकान के सामने प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद ही बड़ी संख्या में हिंदू सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं की इस एकजुटता से कट्टरपंथियों के साथ जमात शिविर हिजबुत तहरीर नाम का गठबंधन करने वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार घबरा गई और अपनी ये घबराहट दूर करने के लिए रात के अंधेरे में हिंदुओं के मोहल्लों में दमन चक्र चलाने का आदेश दे दिया। सोशल मीडिया एक्स पर यह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की दुनिया से भावुक अपील है। भारतीय सेना को टैग करते हुए बांग्लादेश के हिंदू दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। भारतीय सेना और भारत में हमारे प्यारे दोस्त, हम बांग्लादेश के हिंदू बहुत मुश्किल समय और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर चटगांव जैसे क्षेत्रों में हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। हिंदुओं पर दमन सिर्फ चटगांव में नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं की शिकायत न बांग्लादेश की पुलिस सुन रही है, न सरकार और न ही सेना। मौके का फायदा उठाकर कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के सेरूप काठी में एक हिंदू महिला और उसके 4 बच्चों को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बुरी तरह पीटा, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुलिस ने न केस दर्ज किया और न ही किसी की गिरफ्तारी की। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौके का फायदा उठाकर धर्मांतरण का धंधा भी करने निकले। कट्टरपंथी धर्म परिवर्तन के बदले सुरक्षा देने और कर्ज चुकाने का लालच दे रहे हैं। দায়িত্বের ব্যাপারটা আলাদা, আপনাদের উপর তো কোনো চাপ নাই। আমরা যারা আছি এলাকায় যারা আছি আমরা তো আপনার এলাকারই সন্তান, তো যদি আপনাদের ভিতরে এরকম মন মানসিকতা থাকে অবশ্যই যারা আছে
हिंदुओं के दिलों में खौफ फैलाने के लिए बांग्लादेश की सेना किसी भी स्तर तक उतर गई है। कुछ दिन पहले ईश निदा का आरोप लगाकर 11वीं में पढ़ने वाले हृदयपाल को बांग्लादेश की सेना ने उसके स्कूल में घुसकर घसीटते हुए बाहर निकाला था। ऐसा अब तक पाकिस्तान में होता था। अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर ईश निदा का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। अब बांग्लादेश में ही ईश निदा के नाम पर होने वाली जहालियत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो ये समय ग्लोबल युद्ध काल का भी कहा जा सकता है। दुनिया के कई देश युद्ध की आग में जल रहे हैं और दर्जनों देशों में युद्ध की चिंगारी सुलग रही है। भारत भी अपने पड़ोस में दुश्मनों और विस्तारवादी शक्तियों से घिरा हुआ है। इसीलिए हमारे लिए भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना और दुश्मन को देखते हुए शक्ति संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है। भारत अपनी इसी जरूरत के तहत जल से नभ तक शक्ति विस्तार करने जा रहा है। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में हम आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय नेवी का पावर रिचार्ज किया जा रहा है। भारतीय नौसेना को सर्वशक्ति बनाने के इसी मंत्र से जन्म लेता है नेवी में शामिल होने जा रहा INS तुशील। समंदर में INS तुशील इंडियन नेवी की नई शक्ति। समंदर में दहाड़ था, लहरों पर गरज था। ये वो युद्धपोत है जो दुश्मन के लिए पिछले 5 साल से रहस्य बना हुआ है। और अब ये भारतीय नौसेना में शामिल होकर दुश्मन के लिए भय का नया पर्याय बनने जा रहा है। INS तुशील भारतीय नौसेना को सर्वशक्ति बनाने के मिशन की सीरीज का एक अहम पड़ाव है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। रूस के यांतर शिपयार्ड में बना INS तुशील अपने सभी टेस्ट पास करके यांतर शिपयार्ड में तिरंगा फहराए जाने का इंतजार में है। 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। इससे पहले INS तुशील की पहली झलक सामने आई है। चलो नई मिसाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रूस के कैलिनिनग्राद के यांतर शिपयार्ड पर तुशील पर पहली बार भारतीय नौसेना का ध्वज लगाया जाएगा। 2016 में भारत और रूस के बीच 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने के लिए समझौता हुआ था, जिसमें से 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। इस सीरीज का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट INS तुशील है। INS तुशील तलवार क्लास का फ्रिगेट है। तलवार क्लास के युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्टेल्थ क्षमता। INS तुशील की रफ्तार 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे है।
एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। आईएनएस तुशील सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इन पर शक्तिशाली एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो लगाए गए हैं। इसमें कैलिबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी लॉन्च हो सकती हैं। समुद्र की सतह पर नजर रखने के लिए रडार लगाए गए हैं। पानी के अंदर नजर रखने के लिए शक्तिशाली सोनार सिस्टम लगाया गया है। इन फ्रिगेट्स पर एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हो रही है और नेवी के पीछे जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह भी धीरे धीरे काफी समृद्ध हो रहा है। हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और हमारी नेवी नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रही है। साथियों, हमने पिछले कार्यकाल में भी इस दिशा में प्रयास किए और हम अपने इस कार्यकाल में भी अपने उन प्रयासों को और तेजी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आईएनएस तुशील दुनिया का सबसे आधुनिक फ्रिगेट माना जाता है, यानी ऐसा युद्धपोत जो समंदर में तेजी से हमला करने की क्षमता से लैस है, लेकिन दुश्मन का रडार इन्हें देख भी नहीं पाता। इसलिए स्टेल्थ फ्रिगेट समंदर में सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना में ऐसे कई शिकारी हैं। भारतीय नौसेना में शिवालिक क्लास के 3 स्टेल्थ युद्धपोत हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस सतपुड़ा। इसी तरह भारतीय नौसेना में आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंद जैसी तलवार कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। इन युद्धपोतों से सतह से हवा में लॉन्च की जा सकने वाली बराक मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये युद्धपोत कई एडवांस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इन स्टेल्थ युद्धपोतों को और घातक बना देती हैं। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसक्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसी साल समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की ग्लोबल रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत की बढ़ती ताकत ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को भी पीछे छोड़ दिया। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की रैंकिंग में अमेरिका की नेवी को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है। चीन दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। इसके बाद इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान का नंबर है। भारतीय नेवी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जो फ्रांस और ब्रिटेन से ऊपर है, जबकि इसी लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 29वां है। तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। आईएनएस तुशील के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की फायर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में छिड़ी जंग और समंदर में चल रही तनातनी को देखकर ही भारत ने समंदर में पावर रिचार्ज का फैसला किया। पिछले 4 सालों में भारत के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में 4.71 लाख करोड़ रुपए से शुरू होकर भारत का रक्षा बजट 2021 में 4.78 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 5.25 लाख करोड़ रुपए और 2023 में 5.94 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2024 में ये 6.21 लाख करोड़ हो चुका है। भारत और रूस के बीच जिन 4 फ्रिगेट को बनाने का समझौता हुआ था, उसके तहत 2 रूस में और 2 भारत में बन रहे हैं। भारत में फ्रिगेट्स का निर्माण गोवा शिपयार्ड में हो रहा है, जिसमें रूस तकनीकी सहायता दे रहा है। गोवा स्थित गोवा शिपयार्ड में बनने वाले जंगी जहाजों में से पहले त्रिपुट को 23 जुलाई को समुद्री परीक्षणों के लिए पानी में उतार दिया गया है। त्रिपुट के सभी समुद्री परीक्षण अगले 2 साल में पूरे होने की संभावना है।
तलवार क्लास के युद्धपोतों का भारतीय नौसेना में शामिल होने का सिलसिला साल 2003 में शुरू हो गया था और इस क्लास के अब भारतीय नौसेना में 6 जंगी जहाज मौजूद हैं। तलवार क्लास के 6 में से 4 लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 को जल्द ही ब्रह्मोस से लैस कर दिया जाएगा। लेकिन तुशील ब्रह्मोस से लैस होकर ही अगले महीने सेना में शामिल होगा। भारतीय सेना की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। खासकर समुद्र में भारतीय नौसेना दुश्मनों के हर छल, हर षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए तैयार है और ये ताकत क्वाड देशों के साथ मिलकर और बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर में शक्ति विस्तार के बाद बात करते हैं आसमान में भारत के बाहुबली बनने के ब्लूप्रिंट की। इंडियन एयरफोर्स वैसे तो रफाल और सुखोई जैसे फाइटर जेट से लैस है, लेकिन अब भारत के सुखोई 30 MKI को नया अपग्रेड दिया जा रहा है। मोदी सरकार जल्द सुखोई के अपग्रेड प्रोग्राम पर मुहर लगाने वाली है। करीब 63,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कैसी होगी भारतीय वायुसेना की तस्वीर, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। जल नभ तक नए भारत की पावर। समंदर में तुशील, आसमान में सुखोई की गरज। आसमान का सीना चीरते इस जंगबाज का दम देखिए। बादलों को चीरती हुई इस शक्तिमान की उड़ान को देखिए और इसकी उड़ान ही इस बात का सबूत है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि ये सुखोई 30 MKI वैसे तो ये फाइटर जेट भारतीय सेना का अभेद्य शक्ति का हिस्सा है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि इसे सुपर सुखोई के नाम से जाना जाएगा। भारतीय नौसेना के पास 31 स्क्वाड्रन हैं, लेकिन भारतीय नौसेना को एक ऐसे सुपर एयरक्राफ्ट की जरूरत है जिसकी वजह से भारतीय नौसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो सके। इसी वजह से सुखोई 30 को सुपर रिचार्ज करने का प्लान है। डिफेंस एक्सक्यूजिशन काउंसिल ने कुछ समय पहले ही इसकी मंजूरी दी थी। अब जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इस पर मोहर लगने जा रही है और मकसद भारतीय वायुसेना को सर्वशक्तिमान बनाना है। मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। सुखोई 30 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। भारतीय वायुसेना इसी रीढ़ को मजबूत करने के लिए इनका अपग्रेड करने जा रही है। योजना के मुताबिक 84 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 63,000 करोड़ रुपए आएगी। योजना के तहत फाइटर जेट की 51 प्रणालियों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें 30 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 13 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 8 को निजी क्षेत्र अंजाम देंगे। इस अपग्रेड से सुखोई भारतीय वायुसेना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की श्रेणी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2028 तक सुपर सुखोई के 5वीं पीढ़ी के पहले स्टिल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना को सौंपा जाएगा। सुपर सुखोई के जिस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जाने वाली है, उसमें सुखोई के जिन क्षमताओं को अपग्रेड किया जाएगा, उससे इसकी सूरत ही बदल जाएगी। और इसे ज्यादातर स्वदेशी तकनीक से ही अंजाम दिया जाएगा। जिसमें फाइटर जेट की स्टेल्थ तकनीक, रडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और कॉकपिट को भी आधुनिक बनाया जाएगा। सुपर सुखोई में भारत में निर्मित एडवांस रडार सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसकी रेंज मूल सुखोई के रडार सिस्टम से करीब 1.5 गुना ज्यादा होगी।
प्रोजेक्ट सुपर सुखोई के तहत फाइटर जेट को MUMT तकनीक से लैस किया जाएगा। इसका मतलब है मैन अनमैन टीम। इसके तहत फाइटर जेट के साथ हमलावर यानी निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। साथ में उड़ान भरने वाले ड्रोन फाइटर जेट से कंट्रोल हों। फिलहाल सुखोई 30 अपने दमदार इंजन के लिए जाना जाता है और इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसका कारण है इसकी ताकत और क्षमता। सुखोई 30 MKI की रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी मौसम, दिन रात में हमला करने में सक्षम है और ब्रह्मोस मिसाइल इससे फायर की जा सकती है। भारत के पास 272 से ज्यादा सुखोई विमान है, जिसे HAL रूस के साथ मिलकर बनाती है। अब जब इसका अपग्रेड करने की योजना तैयार हो चुकी है, तो इसे अंजाम देने में एक अनुमान के मुताबिक 7 वर्ष का समय लग सकता है और सभी 84 जेटों को तैयार करने में 8 वर्ष और लगेंगे। इस प्रकार कुल 15 साल में इस अपग्रेड योजना के पूरे होने की उम्मीद। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।